नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं आपका मेरे YouTube चैनल कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर मोहाली पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, हरियाणा जीके की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आ रहा हूँ हरियाणा का उद्भव या हरियाणा का उदय। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और इधर उधर से बुक से भी पढ़ा होगा या कहीं वीडियो से या आपने क्लास में भी किसी टीचर से पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं जिस तरीके से मैं इस टॉपिक को करवाऊंगा, ठीक है ना, आपको बिल्कुल बड़ा मज़ा आने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के इसमें अटैम्प्ट होंगे। आपने हरियाणा ग्राम सेवक का एग्ज़ाम दिया था अभी 9 जनवरी 2021 और 10 जनवरी 2021, चारों शिफ्ट में हरियाणा का उद्भव या हरियाणा उदय के टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ था हर शिफ्ट में। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर मैं शुरू करता हूं आप लोगों के लिए ये टॉपिक। देखिए आपने, हाँ, एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस टॉपिक में कम से कम 15 जो है इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगी और वो डेट्स आप लोगों को याद भी करनी पड़ेगी। अगर एक सरकारी नौकरी चाहिए है तो आपको वो डेट्स याद करनी पड़ेगी और तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। और तो इस टॉपिक में कुछ है नहीं, डेट्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1858 से पहले, 1858 से पहले, 1858 से पहले हरियाणा जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। इधर की तरफ दिल्ली और इधर की तरफ ये हरियाणा का पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है? हरियाणा और ये क्या? यूपी। तो 1858 से पहले हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यानी हरियाणा नाम का कोई स्टेट अस्तित्व में नहीं था। तो 1858 से पहले आप लोग देखोगे कि हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। पहली बात तो ये। 1858 के बाद हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश से हटा करके यहाँ पे क्या होता था? पंजाब, ये पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया और ये पूर्वी पंजाब, ये याद है, यहाँ ये मान सकते कि यहाँ पे बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। तो इधर जो आज का पंजाब है और इधर जो पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया, उस टाइम पे एक ही था। तो ये था, इसके अंदर ही हरियाणा को मिला दिया गया, ऐसे इसके अंदर ही हरियाणा शामिल कर दिया गया। तो हरियाणा जो था पंजाब का हिस्सा बन गया। किसका हिस्सा बन गया? पंजाब का हिस्सा बन गया। और ये 1858 के बाद की बात है, 1858 के बाद। तो दो क्वेश्चन तो यहां से बन गए कि 1858 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। और 1858 के बाद किसका हिस्सा हुआ? जो है आपका पंजाब का हिस्सा हो गया। अब क्या हुआ? पंजाब का हिस्सा होने के बाद इस प्रकार से आप लोग देखते कि दो भाषा बोलने वाले क्षेत्र, एक हिंदी भाषी क्षेत्र जो घग्गर से दक्षिण की साइड में पड़ता था और दूसरा पंजाबी भाषी क्षेत्र, तो घग्गर और जो है जो सिंध प्रांत के बीच का एरिया था वो पंजाबी भाषी क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से जो पंजाबी भाषी क्षेत्र के लोग उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की पॉपुलेशन कम थी। उस पंजाब के क्षेत्र में अगर हम देखा जाए तो उस टाइम पे पेप्सू बोला जाता था इसको। अब देखिए समझिए आप लोग कि इस टाइम में लोग जो है थोड़ा विरोध उत्पन्न हो गया कि भाई जो भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले भाषा के आधार पर सबसे पहले भाषा के आधार पर जो विरोध उत्पन्न होता है हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र में, तो वो होता है 1892-93 में। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा यहां से, भाषा के आधार पर सबसे पहले विरोध कब उत्पन्न होता है? 1892-93 में। और रही सही कसर जो है आपके जो पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आती थी वहां पे हर साल, उसके जो संपादक थे उन्होंने कह दिया था कि वस्तुतः पंजाब के लोगों में और जो हरियाणा के लोगों में इनके भी कोई भी जो है समानता नहीं है, इनके बीच में भिन्नता है, ठीक है ना। तो इस बात ने भी पुरजोर जो है विरोध को और अग्नि दे दी कि भाई हरियाणा के लोग हैं और जो पंजाब क्षेत्र के लोग हैं, इनका धर्म और जो है और जो भाषा है, इनके आधार पर ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ, संस्कृति के साथ मैच नहीं खाते, तो इनमें अंतर काफ़ी है। तो ये एक पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में खबर छपती है और संपादक ये खुद बात लिखते हैं, ठीक है ना। तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना।
चलिए आगे आते हैं हम। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बनने होंगे, अब जो आती है अलग हरियाणा की मांग, अलग प्रांत की मांग उठती है। अब अलग प्रांत की मांग से जुड़े हुए कुछ 4-5 डेट्स आप लोगों ने याद रखनी पड़ेगी। अलग प्रांत से जो मांग हरियाणा के अलग प्रांत की उठती है, वो देखिए सबसे पहले जो मांग उठाई जाती है 1925 में उठाई जाती है, और उसके बाद 1928 में उठाई जाती है। पहले 1925 में, उसके बाद 1928 में। पहले इन दो डेटों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। 1925 में दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की क्या हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का क्या हो रहा था भाई, अधिवेशन हो रहा था। और इसकी स्वागत समिति, इसकी कौन सी स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, इसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ध्यान दीजिएगा साथियों, 1925 में अलग प्रांत की मांग कब उठने लगी थी, पहली डेट आप लोगों को माइंड में आनी चाहिए 1925। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन, उन्होंने कहा कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र जिसको आप हरियाणा कह सकते हो, पंजाब का भाग नहीं है, उसको पंजाब से अलग करके अलग कर दिया जाए और उसको कहां मिला दिया जाए, दिल्ली में मिला दिया जाए। कहां मिला दिया जाए, दिल्ली में मिला दिया जाए। ये थी 1925 की डेट। इसको इस तरीके से आप लोग याद रखते हैं। अब देखिए 1928 में, 1928 में क्या होता है कि दिल्ली के अंदर, 1928 में क्या होता है, दिल्ली के अंदर सर्वदल सम्मेलन हो रहा था। क्या हो रहा था, सर्वदल सम्मेलन। 1928 में दिल्ली में सर्वदल सम्मेलन था, मतलब दिल्ली के अंदर जो सारी पार्टियां हैं भारत की, लगभग राजनीतिक पार्टियां, वो सारी आई हुई थी। तो इसमें जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस कमेटी ने बिल्कुल वही मांग उठा दी जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी कि भाई पंजाब से हटा करके उसको दिल्ली में मिला दिया जाए। हिंदी भाषी क्षेत्र, दिल्ली में भी हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो यही बात दिल्ली में मिला देने की बात दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी उठाई। कब, 1928 में। उम्मीद करता हूं कि दोनों डेट का डाउट जो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अगली डेट के ऊपर आते हैं। अगली डेट जो है वो है 1931। अगली डेट कौन सी है, 1931। देखिए समझिए दोस्तों किस तरीके से आप लोग याद रखोगे। अब बात हो रही 1931 की। 1931 में लंदन में क्या हो रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। क्या हो रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। कहां पर, लंदन के अंदर। तो यहां पे अंबाला डिवीजन के एक अधिकारी जाते हैं। किसके, अंबाला डिवीजन के। यहां पर अंबाला डिवीजन के एक अधिकारी, उनका नाम है जो है जोफ्री कॉर्बेट। क्या नाम है उसका, जोफ्री कॉर्बेट, जोफ्री कॉर्बेट। ये जाते हैं अंबाला डिवीजन के अधिकारी और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। और ये वहां पर कहते हैं कि जो अंबाला डिवीजन जो पंजाब के क्षेत्र में है या पंजाब के कब्जे में है, वो उसकी भाषा जो है वो पंजाबी नहीं है। अंबाला डिवीजन का मतलब क्या है, उस टाइम अंबाला डिवीजन में ही मैक्सिमम हरियाणा कहा जाता था, उसी को हरियाणा क्षेत्र बोला जाता था भाई, अंबाला डिवीजन को। और वो कहता है कि अंबाला डिवीजन की भाषा पंजाबी नहीं है, उसकी भाषा हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी का मतलब क्या, हिंदी भाषी क्षेत्र है, इस करके उसको पंजाबी भाषा क्षेत्र से अलग कर दिया जाए। तो ये मांग किसने उठाई थी, जोफ्री कॉर्बेट ने। कहां पर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन, जो 1931 में हो रहा होता है। 3 डेट हो चुकी है। और अब आगे देखते हैं। ये 3 डेट तो सिर्फ अलग प्रांत की मांग की आपने याद रखनी, उससे पहले 3 डेट और मैं बता चुका हूं। 1858 से पहले, 1858 के बाद और 1892-93। ठीक है ना। तो ये चीजें अब देखोगे। आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, 2 डेट और आप लोगों ने पढ़नी है। एक है 9 दिसंबर 1932, 9 दिसंबर 1932। और 1932 के बाद आप सीधा 1940 में आ जाएंगे। अब समझाते कि ये क्या चीजें हैं। 9 दिसंबर 1932 को उस टाइम के बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता होते भाई, बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता होते हैं, और उनका नाम है दीनबंधु। उनका नाम क्या है, दीनबंधु गुप्ता, दीनबंधु गुप्ता। ये बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता होते हैं। ये एक वक्तव्य देते हैं,
क्या देते हैं, वक्तव्य, एक स्टेटमेंट देते हैं, एक वक्तव्य देते हैं। ये कहते हैं कि जो हरियाणा क्षेत्र जो है पंजाब से, हरियाणा क्षेत्र पंजाब क्षेत्र से हर लिहाज से भिन्न है, हर लिहाज से भिन्न है। ये एक स्टेटमेंट है, पेपर में क्वेश्चन बनेगा अगली बार कि ये किसका वक्तव्य है कि हरियाणा क्षेत्र पंजाब क्षेत्र से हर लिहाज से भिन्न है। ये किसका वक्तव्य था, राष्ट्रवादी नेता, बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता उस समय के दीनबंधु गुप्ता का था। और अगला क्वेश्चन जो बनेगा कि ये जो वक्तव्य दीनबंधु गुप्ता ने दिया था, इसका समर्थन किस किसने किया था। इस वक्तव्य का समर्थन 4 लोगों ने किया था। पहली बात तो खुद महात्मा गांधी, ठीक है, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के महात्मा गांधी का मतलब क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और आसफ अली, और अगला कर लीजिएगा स्टार, सर छोटू राम। क्या नाम है भाई, सर छोटू राम। वक्तव्य दिया था दीनबंधु गुप्ता ने, डेट भी याद रखनी पड़ेगी, 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्ता ने वक्तव्य दिया कि हरियाणा क्षेत्र पंजाब क्षेत्र से हर लिहाज से भिन्न है। और इस वक्तव्य का समर्थन महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, आसफ अली और सर छोटू राम ने किया था। ठीक है भाई, ये पॉइंट आप 9 दिसंबर 1932 से जोड़ के याद रखोगे। अब आगे भाई आपकी 1946 की डेट, इसमें क्या हुआ। 1940 में हम लगभग आजादी के नजदीक पहुंच जाते हैं, आजादी मिलने वाली है। तो यहां पर एक दिल्ली में कांग्रेस कमेटी का, दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था, और कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हो रहा था, ये दिल्ली में। तो हरियाणा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे नेशनल लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हरियाणा के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन हर साल भारत के अलग अलग राज्यों में हो रहे होते थे, अलग अलग शहरों में। तो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1940 में, कहां पे हो रहा था, दिल्ली में। और उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था दिल्ली में, उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने जो लोगों की हिंदी भाषी क्षेत्र में जो अलग हरियाणा की मांग उठा रहे थे, उस मांग को जायज ठहराया। तो हरियाणा के एग्जाम के हिसाब से यह बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने कौन से अधिवेशन में जो है अलग हरियाणा की मांग को जायज ठहराया था। तो 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था दिल्ली में, तो ये याद रखोगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आते हमको आजादी मिल जाती है भाई। उसके बाद क्या होता है, आजादी मिल जाती है। उसके बाद आजादी मिल जाती है। अब पढ़ते हैं आजादी के बाद। आजादी के बाद हरियाणा क्षेत्र में क्या कुछ होता है, जैसे पंजाब है, ठीक है, इधर से आपका हरियाणा, इधर से जो आज के टाइम का पंजाब, और ये पश्चिम पंजाब है, तो टोटल पंजाब था। अब इधर क्या हो गया, बाउंड्री खींच जाती है, ये पाक में चला जाता है पश्चिमी पंजाब, और ये इंडिया में आ जाता है पूर्वी पंजाब। ठीक है ना, पूर्वी पंजाब। तो दो भागों में बढ़ जाने की वजह से ये लोग भी जो है हिंदी भाषी क्षेत्र और जो है पंजाबी भाषी क्षेत्र में जो काफी लोग उधर चले गए और कुछ इधर रह गए। तो अब थोड़ा सा जो है भाषा के आधार पर लोगों की जो अनुपात था एक तरीके से वो कम हो गया था, जो पहले ज्यादा फर्क था इस चीज के बीच में। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, जो पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान में चला गया, वहां पे गांव है केरनवाली। कौन सा है भाई, केरनवाली गांव है। कौन सा गांव है, केरनवाली गांव। इस केरनवाली गांव में जो राजनीति के केंद्र या राजनीति के पीएचडी कहे जाने वाले राजनेता का जन्म होता है, और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते। इनका नाम है चौधरी भजनलाल। इनका जन्म होता है जो है पाकिस्तानी पंजाब, जो पाकिस्तान का हिस्सा या पश्चिमी पंजाब का जो हिस्सा है, वहां पे जगह थी केरनवाली गांव, और वहां पे चौधरी भजनलाल का जन्म होता है। उनको राजनीति के केंद्र या राजनीति के पीएचडी भी कहा जाता है। समझ पा रहे ना। तो अब देखिए 1947 में जब भारत आजाद होता है, तो 1948 की एक बात आप लोग याद रखोगे। 1948
1948 की जो डेट याद रखोगे वो क्या है, यहां पे मास्टर तारा सिंह के द्वारा देखिए, पहले तो लोग क्या कह रहे थे, पंजाबी भाषीय क्षेत्र या हिंदी भाषीय क्षेत्र में तोड़ने की बात कर रहे थे पंजाब को। लेकिन देखिए, पंजाबी भाषीय क्षेत्र में अब जो है उसने एक अलग मांग रख दी, सिख राज्य की, पंजाबी सूबा सिख राज्य की, सिख राज्य। भाई ये तो बड़ी अजीब बात है कि भाई सिर्फ सिख रह पाएंगे, तो बाकी धर्म के लोग जो पंजाबी बोलते थे, अब तक ये मांग थी कि वो भी पंजाब क्षेत्र में चले जाएंगे। लेकिन अब क्या है, चाहे आप पंजाबी भी बोलते हो लेकिन आपको सिख होना जरूरी है पंजाब के क्षेत्र में होने के लिए। ये मांग मास्टर तारा सिंह ने कब उठाई, 1948 में। कौन से, इसका एक अखबार होता था, साप्ताहिक पत्र होता था उनका, उसका नाम था अजीत। अपने अखबार अजीत में इस बात को उठाया था 1948 में, ठीक है ना। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है ना। आगे जाके संत फतेह सिंह भी इस बात का वो समर्थन करेंगे और 1965 में वो जो अपने जो है 10 सितंबर 1965 को क्या करेंगे, आगे जाकर के वो आत्महत्या करने की धमकी देंगे पंजाब सरकार को कि मैं अकाल तख्त के सामने आत्महत्या कर लूंगा अगर इस बात को नहीं माना गया। तो 1965 में आगे 17 साल बाद होना वो चीजें। अभी हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं। देखिए, ये डेट याद होगी आप लोगों को। चलिए अब हम अगली डेट के बारे में पढ़ते हैं कि जो है पंजाब, क्योंकि पहले ही जैसे ही इंडिया आजाद हुआ तो पंजाब अपने आप में स्वतंत्र एक राज्य था पहले ही, और उसमें चुनाव होते हैं। और जो है गोपीनाथ भार्गव ये पंजाब प्रांत के, गोपीनाथ भार्गव पंजाब प्रांत के 1948 में क्या बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बन जाते हैं ये पंजाब प्रांत के, ठीक है ना। और ये वैसे आपकी नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन है, अभी इसके अंदर कुछ खास इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला नहीं है। ये हरियाणा के सिरसा जिले से संबंधित थे, ठीक है, सिरसा जिले से, लेकिन पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि अभी तक हरियाणा बना नहीं है। अब देखिए 1949 में आगे बनते हैं भीमसेन सच्चर। देखिए, इस टॉपिक में 3 मुख्यमंत्रियों की बात करनी है। आप एक भीमसेन सच्चर देखोगे, आगे जाके प्रताप सिंह कैरो और गोपीनाथ भार्गव, ये 3 मुख्यमंत्री आपने देखने। भीमसेन सच्चर क्या बन जाते हैं, पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बन जाते हैं 1949 में, ठीक है, पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इनके मुख्यमंत्री बनते ही लोगों के बीच में विद्रोह हो जाता है भाषा के आधार पर। अब लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब उनकी सहनशीलता खत्म हो जाती है कि काफी समय से हम मांग उठा रहे हैं लेकिन कोई भी हमारी मांग को मान नहीं रहा। तो लोगों के बीच में क्या हो जाता है, असंतोष फैल जाता है, अराजकता फैल जाती है पंजाब के क्षेत्र में। और इस तरीके से हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भीमसेन सच्चर से मिलते हैं। अब भीमसेन सच्चर भी क्या करे, वो कहते कि हमको हिंदी भाषा के आधार पर एक हिंदी भाषा क्षेत्र अलग से दे दिया जाए, पंजाब में से काट करके हमको अलग हिस्सा दे दिया जाए, हमारा अलग राज्य बना दिया जाए। भीमसेन सच्चर से मिलते हैं, लेकिन भीमसेन सच्चर कहता है भाई अलग राज्य बनाना तो मेरे बस की बात है ही नहीं, क्योंकि भारत के संविधान ने किसी भी राज्य सरकार को अधिकार दे ही नहीं रखा कि वो अपने हिस्से को तोड़ के कोई नया राज्य बना दे। वो बोला ये मेरे पास पावर नहीं, अगर मेरे पास पावर होती तो मैं तुम्हारी बात जरूर मान लेता और मैं तुम लोगों को अलग से राज्य दे देता। तो क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 जो है भाग 1 के जो है अनुच्छेद 3 के तहत, भाग 1 के अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के तहत ये वाला जो अधिकार है, ये वाला अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास है। तो मैं केंद्र सरकार के पास आपकी जो बात है वो पहुंचा दूंगा। अब माने या ना माने केंद्र सरकार की मर्जी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से लोग उनको समझा के वापस भेज दिया। लेकिन उसने एक जो है भीमसेन सच्चर ने एक सच्चर फार्मूला दिया, ठीक है ना। क्या दिया, सच्चर फार्मूला, क्योंकि विद्रोह काफी हो रहा था, उस विद्रोह को दबाने के लिए एक फार्मूला देते हैं, उसका नाम होता है सच्चर फार्मूला। पेपर में आएगा, याद रख लिए साथियों कि ये कब सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था, ये कब दिया गया था। ये दिया गया था 1 अक्टूबर 1949 को। कब आया था, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला कुछ भी नहीं था वैसे तो, इसने बस एक विद्रोह को शांत करने की कोशिश की थी कि भाई जो पंजाबी क्षेत्र है, ठीक है, और जो हिंदी क्षेत्र है,
पंजाबी क्षेत्र है जो हिंदी क्षेत्र है। इसने भाषा के आधार पर कुछ सुधार किए थे। इस फार्मूले के तहत सुधार करना चाह रहा था लेकिन लोग माने नहीं इस सुधार को। उसने दो भाषाओं का दर्जा दिया, एक तो सरकारी भाषा, एक तो सरकारी भाषा और एक द्वितीय भाषा। दूसरी क्या है? द्वितीय भाषा। एक सरकारी भाषा, दूसरा द्वितीय भाषा। सरकारी भाषा जो पंजाबी क्षेत्र है, जो पंजाबी क्षेत्र है उसमें पंजाबी रहेगी। सरकारी भाषा पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी, जिसकी लिपि होगी गुरुमुखी। समझ पा रहे हो? जिसकी लिपि क्या होगी भाई? गुरुमुखी। और जो हिंदी क्षेत्र है उसमें सरकारी भाषा होगी हिंदी, जिसकी लिपि होगी देवनागरी। जिसकी लिपि क्या होगी दोस्तों? देवनागरी। तो पहली बात तो उसने सरकारी भाषा की, और दूसरी बात बोला कि द्वितीय भाषा, कि जो पंजाबी क्षेत्र है उसमें पहली भाषा तो पंजाबी रहेगी लेकिन द्वितीय भाषा वहां पे हिंदी रहेगी, कि उनको हिंदी पढ़ना कंपलसरी होगा। कि पंजाबी क्षेत्र के लोगों को पहली भाषा, प्रथम भाषा पंजाबी रहेगी लेकिन दूसरी भाषा क्या रहेगी? हिंदी। और हिंदी क्षेत्र के लोगों को पहली भाषा तो, प्रथम भाषा तो रहेगी हिंदी और दूसरी भाषा क्या बन जाएगी? पंजाबी। तो उनको पंजाबी पढ़ना कंपलसरी होगा। इस करके ये विरोध कुछ समय के लिए गतिरोध उत्पन्न करने में, गतिरोध को रोकने में ये सोचा कि आइडिया कामयाब रहेगा, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं होता दोस्तों। गतिरोध क्या है? खत्म नहीं होता है। तो अब देखते कि हिंदी क्षेत्र की जो बात हो रही है, यानी जिस क्षेत्र में हिंदी देवनागरी, जो हिंदी जिसकी देवनागरी लिपि है वो हिंदी क्षेत्र है क्या, और जहां पे हिंदी भाषा को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया वो हिंदी क्षेत्र क्या है। पहले आपने समझ लिया कि सच्चर फार्मूला ये था। अब हिंदी क्षेत्र में, यानी जिस क्षेत्र में ये सच्चर फार्मूला लागू होना था वो हिंदी क्षेत्र असल में है क्या? हिंदी क्षेत्र असल में है क्या? ठीक है, हिंदी क्षेत्र असल में है क्या? आप लोग देखोगे हिंदी क्षेत्र क्या है? घग्गर नदी के दक्षिण का भाग, घग्गर नदी के दक्षिण का भाग है, इसको हिंदी क्षेत्र बोला गया। इसके अंदर कुछ एरिया अगर मैं डिस्कस करूं, जैसे रोहतक है, गुरुग्राम है, रोहतक है, गुरुग्राम है, इसके अलावा हिसार है, रोहतक गुरुग्राम हिसार, रोहतक गुरुग्राम हिसार, कांगड़ा जगाधरी, कांगड़ा जगाधरी, और नारायणगढ़ तहसील, नारायणगढ़ तहसील, नारायणगढ़ तहसील। ये जो एरिया होगा भाई ये हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा, और जो भी फार्मूला था वो इस एरिया में लागू होगा। यानी कहने का मतलब इस एरिया में सरकारी भाषा हिंदी, ठीक है ना, सरकारी भाषा हिंदी, इसकी देवनागरी लिपि होगी, और द्वितीय भाषा यहाँ पे पंजाबी होगी, पहली भाषा यहाँ पे हिंदी होगी। आप लोग ये सच्चर फार्मूला उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ पाओगे। ये 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेट और याद रखोगे, ठीक है ना, 1949 की बात हो रही है, और हरियाणा में इस टाइम एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। 15 नवंबर, कब? 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में, किसमें? अंबाला जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी जाती है। नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है नाथूराम गोडसे को फांसी, क्योंकि 1949 की जो टाइम पीरियड चल रहा है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रख लेना। अंबाला जेल में दी गई थी नाथूराम गोडसे को फांसी, ठीक है, जब भीमसेन सच्चर पंजाब क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना भाई। अब देखिए आगे आते दोस्तों, अब आगे किस किस तरीके से जो चीजें बदलती है। अब धीरे 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 पूरे देश में भाषा और संस्कृति के आधार पर नए नए राज्यों के निर्माण की मांग उठने लग गई। तो अब तो भाई जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका माथा ठनक गया कि भाई करके देख लेते हैं एक बार भाषा और संस्कृति के आधार पर कि इसका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, एक बार राज्य का निर्माण करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से 29 दिसंबर, कब? 29 दिसंबर, याद रखिएगा दोस्तों इस डेट को, और 1953 अब भारत सरकार करती है। कब? कौन करता है? भारत सरकार एक आयोग का गठन करती, किसके आधार पर? भाषाई और संस्कृति आधार पर, भाषाई और संस्कृति आधार पर एक आयोग का गठन करती है 29 दिसंबर
1953 को, और इस आयोग का नाम है सैयद फजल अली आयोग, सैयद फजल अली आयोग। ठीक है, सैयद फजल अली आयोग कब बना था दोस्तों? 29 दिसंबर 1953। आधार क्या था इसका? भाषा और संस्कृति के आधार पर एक रिसर्च तैयार करनी थी, भारत सरकार को उसने अपनी रिपोर्ट देनी थी कि भाषा और संस्कृति के आधार पर अगर केंद्र अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके नए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करता है तो उसके क्या अच्छे प्रभाव और क्या बुरे प्रभाव होंगे, इसके ऊपर उसने एक रिपोर्ट पेश करनी थी। ये सैयद फजल अली आयोग बना था, और ये भाई 3 सदस्यीय आयोग था। क्या था भाई? 3 सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग था ये सैयद फजल अली। समझ पा रहे हो? अब ये क्या है, इस आयोग के, फजल अली आयोग के 3 सदस्य कौन कौन थे वो याद रख लीजिएगा। पहले तो यहां से ही क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन वो खुद बना देगा, यहां से बन जाएंगे, चौथा वो खुद डाल देगा कि इनमें से कौन सा सैयद फजल अली आयोग का जो सदस्य नहीं था। तो पहला तो खुद है सैयद फजल अली, सैयद फजल अली, इनके ये तो इसके अध्यक्ष ही बनाए गए थे इस आयोग के। इसके अलावा आप लोग देखोगे सैयद फजल अली के अलावा के.एम. पाणिकर, के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 सदस्य थे। देखिए, एक ये आयोग बनता, आगे जाकर के अब जो प्रताप सिंह कह रहे हो एक 6 सदस्यीय समिति बनाएंगे जो अक्षेत्रीय फार्मूला देती है। भीमसेन सच्चर ने जो है सच्चर फार्मूला दिया था, फिर आयोग आया, आगे जाके प्रताप सिंह कैरो आएंगे, वो अक्षेत्रीय फार्मूला देंगे, और अक्षेत्रीय फार्मूला के आधार पर जो केंद्र सरकार है एक संसदीय समिति बनाएगी, जो है सरदार जो हुकम सिंह समिति बनाएगी, उसके आधार पर एक सीमा आयोग भी बनेगा। तो देखिए, इतने सारे आयोग अभी आने वाले 5-7 मिनट में हम पढ़ने वाले, जुड़ के रहिए मेरे साथ, मजा आएगा आप लोगों को, और ये टॉपिक याद आपको हो जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी, टेंशन ना लीजिए आप इस बात की। ठीक है ना? चलिए, अब जो है सैयद फजल अली आयोग, ये भाषा और संस्कृति के आधार पर देश में नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के लिए बनाया गया कि देखते कि उसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। तो ये 1900 देखिए 29 दिसंबर 1953 को तो बनता है, और 1955 में, कब? 1955 में हरियाणा पहुंचता। हरियाणा में जगह कौन सी? रोहतक। हरियाणा में जगह कौन सी है? रोहतक। सबसे पहले ये रोहतक पहुंचता है और यहां के लोगों से बात करता है, और इससे जो है हरियाणा के हिंदी क्षेत्र के 22 विधायक मिलते हैं। हिंदी क्षेत्र के कितने विधायक मिलते हैं? बात करते हैं, और ये कहते हैं कि हमारी मांगे, हिंदी क्षेत्र के हम बहुत कम लोग हैं, और जब विधानसभा चंडीगढ़ में हम अपनी मांग उठाते हैं तो उसको पुरजोर नहीं रख पाते अपनी बात को, स्ट्रेंथ हमारी बहुत कम है, पंजाबी क्षेत्र से ज्यादा विधायक आते हैं, और सारा विकास कार्य ज्यादातर उसी एरिया में हो रहा है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है, और इंडस्ट्री वगैरह का डेवलपमेंट उस एरिया में ज्यादा हो रहा है, तो हरियाणा पिछड़ता जाएगा, हिंदी भाषी क्षेत्र पिछड़ेगा। तो ये 22 विधायक मिलते हैं और सैयद फजल अली आयोग से बात करते हैं। 1955 में ये हरियाणा पहुंचता, रोहतक में। ठीक है ना? तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई अब सैयद फजल अली आयोग जो भाषा और संस्कृति के आधार पर बनाया गया, और हिंदी भाषा का हम जो हवाला दिया कि हमको हिंदी भाषी क्षेत्र अलग बनाया जाए, और जो हमारी संस्कृति अलग है उसके आधार पर अलग से हमको एक हरियाणा राज्य बनाया जाए। तो इस आधार पर लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जब ये आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा, और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर जब नए राज्यों का निर्माण करेगी, तो उनके अंदर हरियाणा भी एक होगा नए राज्यों में। लेकिन जब इसने 1956 में केंद्र सरकार को जब अपनी रिपोर्ट दी, केंद्र को अपनी रिपोर्ट देता है ये आयोग, सैयद फजल अली आयोग 1956 में क्या देता है? एक रिपोर्ट देता है, और 1956 में इस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार 14 नए राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर देती है। केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर देती है या बना देती है, प्रदेश बन जाते हैं सैयद फजल अली आयोग के आधार पर। लेकिन इन 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शाम के टाइम पे रेडियो के सामने बैठे थे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग कि जरूर अब तो ऐसी खबर सुनने को मिलेगी कि हम अलग हो गए पंजाब से, और हिंदी भाषी क्षेत्र से
हरियाणा नाम का कोई नया राज्य उभर के आ गया, लेकिन इन 14 राज्यों में से हरियाणा का नाम था ही नहीं, दिल तोड़ दिया उसने बिल्कुल हरियाणा भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, अब बनते हैं पंजाब के पूरे, क्योंकि अभी तक हरियाणा बना नहीं है, 1966 में बनेगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी बताते हैं। अब जो है सॉरी, तो 1956-57 में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बनते प्रताप सिंह कैरो। कौन बनते भाई? प्रताप सिंह कैरो, ठीक है, प्रताप सिंह कैरो ये बनते। और इसके समय में भी इसने बहुत विद्रोह हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी क्षेत्र के लोगों के बीच में आपस में देखने को मिलता है। तो इसने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। इसने कह दिया कि हिंदी भाषी क्षेत्र को हम हरियाणा के नाम से एक नया राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे। अब ये खुद कहते हैं कि केंद्र सरकार को एक अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग, क्योंकि भाई राज्य सरकार के पास तो अधिकार है नहीं अलग राज्य बनाने का, तो केंद्र के पास प्रस्ताव भेजेंगे। लेकिन आपने पता होगा 1948 में मास्टर तारा सिंह ने एक आवाज उठाई थी अजीत समाचार पत्र के तहत कि वो पंजाबी क्षेत्र चाहिए, लेकिन उस पंजाबी क्षेत्र में सिर्फ सिख होने चाहिए। पंजाबी तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन वो सिख होने चाहिए। तो इसने भाषा के आधार पर बांटने की बात की थी, चाहे वो सिख ना हो तो भी आप पंजाब में आकर के रह सकते हैं। लेकिन मास्टर तारा सिंह इस बात के विरोध में 1960 में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देते। कौन अगेन? मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह, तो मास्टर तारा सिंह को ये प्रताप सिंह कैरो क्या करवा देते हैं? गिरफ्तार करवा देते हैं। मास्टर तारा सिंह को प्रताप सिंह कैरो जो मुख्यमंत्री पंजाब प्रांत के, वो क्या करवा देते? गिरफ्तार करवा देते। भले कि ये कोई मांग हुई कि पंजाबी क्षेत्र, पंजाबी बोलने वाले अगर वो सिख नहीं है तो फिर वो हिंदी क्षेत्र में जाएंगे, आप अलग से पंजाबी, या एक तरीके से जो उसके बाद ही जो खालिस्तान की मांग होती है इसी तरीके से यहां से जोर पकड़ती है। तो मतलब वो क्यों जाएंगे हिंदी भाषी क्षेत्र में जब वो पंजाबी जानते हैं? अगर वो सिख नहीं है तो भी वो पंजाबी क्षेत्र में आ सकते हैं। लेकिन मास्टर तारा सिंह कहते कि पंजाबी एक सिख राज्य का दर्जा दे दिया जाए, जो पंजाबी क्षेत्र उसको उसमें सिख रहना चाहिए, सिख धर्म जो है वो होना चाहिए ज्यादातर, ये कह सकते हैं। तो उसको करवा दिया गिरफ्तार। आगे जाकर के एक और संत फतेह सिंह का नाम आपने पढ़ना है भाई, संत फतेह सिंह। और इसी मांग को उठाते हुए संत फतेह सिंह भी क्या करते हैं? 10 अगस्त 1965 को एक अपने आत्मदाह की धमकी दे देते हैं पंजाब सरकार को कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अकाल तख्त के सामने, अगर 25 दिन के अंदर अंदर पंजाबी सूबे का निर्माण नहीं हुआ, तो पंजाबी क्षेत्र का अलग से पंजाब राज्य नहीं बनाया गया तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कहते कि मैं 25 दिन के अंदर आत्मदाह कर लूंगा अकाल तख्त के सामने। तो 10 अगस्त 1965 को आप लोग देखोगे, बस पहुंच गए हरियाणा के उदय के आसपास, 1966 आने वाला है। तो अब जो है प्रताप सिंह कैरो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज देते हैं कि अब हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र के लोग साथ साथ नहीं रह सकते, काफी समय हो चुका है। तो प्रस्ताव भेज देते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा और पंजाबी क्षेत्र को पंजाब रहने दिया जाए। तो प्रस्ताव भेज देते हैं और इसी प्रस्ताव के आधार पर वो क्या करते हैं? कमेटी बनाते हैं। अब वो केंद्र सरकार उनकी बात मान लेता है, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम हरियाणा को अलग बनाने के लिए तैयार है पंजाब से तोड़ करके। तो क्या एरिया होगा, क्या क्षेत्र होगा, किस तरीके से जो पंजाब का एरिया जो आपस में, क्योंकि हरियाणा कुछ एरिया ऐसे थे जिसमें पंजाबी और हिंदी के लोग आपस में रह रहे थे बोलने वाले, तो उस एरिया का डिवाइड कैसे होगा ये आपको वो वापस उन्होंने केंद्र ने सरकार पंजाब सरकार से पूछा। तो पंजाब सरकार ने एक क्षेत्रीय फार्मूला लेके आती है। प्रताप सिंह कैरो कौन लेके आते हैं? अब पेपर में आता है भाई, जो क्षेत्रीय फार्मूला आता है उस समय पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे? प्रताप सिंह कैरो। यही क्षेत्रीय फार्मूला लेके आते प्रताप सिंह कैरो। क्या पेश करते? क्षेत्रीय फार्मूला। क्षेत्रीय फार्मूला क्षेत्रीय फार्मूला क्या करते हैं? पेश करते हैं। और क्षेत्रीय फार्मूला ये 6 सदस्यीय लोगों के द्वारा, ठीक है, 6 सदस्यीय आयोग एक तरीके का बनता है, 6 सदस्यीय होता है ये। इस फार्मूले को लागू करने के लिए एक जो टीम बनाई जाती है वो 6 सदस्यीय टीम होती है, कमेटी होती है, समिति होती है। और वो 6 सदस्य कौन कौन थे? आप लोगों को ये याद करना पड़ सकता है, आप लोगों को ये याद करना पड़ सकता है। पहले तो खुद प्रताप सिंह कैरो जो मुख्यमंत्री है, प्रताप सिंह कैरो जो
खुद मुख्यमंत्री है, ये इस क्षेत्रीय फार्मूला, देखिए अब केंद्र सरकार मान रही इनकी बात को कि आप हमको क्षेत्र बांट के दीजिए और फिर हम एक नया आयोग बनाएंगे जो सीमा आयोग बनता आगे जाकर के, और फिर उस जो आप क्षेत्र बांटते हो उसके आधार पर हम एक नए राज्य का निर्माण कर देंगे, लोकसभा में पास कर देंगे आपका जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम है। तो पहले हमको क्षेत्र बांट के दे दीजिए कि कैसे कैसे आप हिंदी और पंजाबी क्षेत्र को बांट के आप देखोगे, जिससे ज्यादा उपद्रव ना लोगों के बीच में फैले, जमीन का बंटवारा भी ठीक से हो जाए, कि ऐसा ना हो कि एक एरिया में पंजाबी की पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन उस एरिया में हिंदी भाषी क्षेत्रों की जमीन है, और एक साइड क्या है हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की ज्यादा है पॉपुलेशन, लेकिन उस एरिया में क्या है पंजाबी भाषी क्षेत्र के जो है जमीन ज्यादा है। तो इस तरीके से जमीन का बंटवारा आपने इस तरीके से करना कि ज्यादा उपद्रव ना फैले, ठीक है ना। तो इस करके क्षेत्रीय फार्मूला लेके आ जाता है। तो 6 सदस्यीय टीम थी। पहला आप लोग इसमें याद रखोगे प्रताप सिंह कैरो, दूसरा ज्ञानी करतार सिंह, ज्ञानी करतार सिंह, ठीक है। तीसरा आप लोग याद रखोगे शेर सिंह, तीसरा कौन है भाई, शेर सिंह। चौथा लिखोगे मौलीचंद्र शर्मा, मौलीचंद्र शर्मा। चौथा भी याद रखोगे देवीलाल, और यानी पांचवा देवीलाल, और छठा आप रखोगे वीरेंद्र याद। तो ये 6 सदस्यीय एक फार्मूला या एक आयोग बनाया गया, और इन्होंने हरियाणा पंजाब के डिवीजन की बॉर्डर लाइन खींच दी कि ये चाहते कि ये क्षेत्र में बांट दिया जाए, लेकिन बॉर्डर लाइन इन्होंने खींची है, फाइनल मोहर लगाने का काम केंद्र सरकार का है। अभी केंद्र सरकार के पास अपने सुझाव को भेजता है, और इस 6 सदस्यीय समिति के आधार पर, 6 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर 23 सितंबर, क्या 23 सितंबर 1965 को, 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकम सिंह, देखिए ग्राम शिव 10 जनवरी 2021 सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकम सिंह, सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में, सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार एक संसदीय समिति बनाती है। क्या बनाती है भाई, एक संसदीय समिति का गठन कर देती है। तो जो हरियाणा का, जो पंजाब और हरियाणा का जो पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था, ये पूछा जाता है कौन सी संसदीय समिति के जो है अधिनियम के सिफारिश पे हुआ था। तो सरदार हुकम सिंह जो संसदीय समिति बनी थी इसके आधार पर, ठीक है ना। और ये संसदीय समिति जो है 23 अप्रैल, डेट सेम है लेकिन महीना अलग है, 23 अप्रैल 1966 को, 23 अप्रैल ये संसदीय समिति 23 अप्रैल 1966 को अपनी जो है रिपोर्ट पेश कर देती है, और इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार 23 अप्रैल 1966 को एक सीमा आयोग का गठन करती है। किसका, सीमा आयोग। क्या बनाते हैं भाई, एक सीमा आयोग का गठन कर दिया जाता है। मतलब अब सीमा बांटी जाएगी, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र बांटे जाएंगे। और ये सीमा आयोग, इसको कई बार इसी सीमा आयोग को, पहली बात तो याद रखोगे जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के लिए जो सीमा आयोग बनाया गया था वो कौन सी साल में और कौन सी डेट को बनाया गया था, 23 अप्रैल 1966 को। इस सीमा आयोग को कई बार सह आयोग भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, सह आयोग। क्यों, क्योंकि जस्टिस जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे। और ये जो सीमा आयोग था ये भी 3 सदस्यीय था। जो सैयद फजल अली आयोग जो था ना, वो भी जो 31 दिसंबर जो 1953 को बनाया जाता है, वो भी क्या था, नहीं 31 नहीं 29 दिसंबर 1953 को जब बनाया जाता है वो भी 3 सदस्यीय था। उसमें सैयद फजल अली और KM पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू 3 सदस्यीय था वो भी। और उसके बाद आप लोग देखोगे जो आप लोग जो ये सीमा आयोग देख रहे हैं ये भी 3 सदस्यीय था। समझ पा रहे ना, ये 3 सदस्यीय क्या था, सह आयोग। अब देखते हैं 3 सदस्यीय किस किस तरीके से था। कब ये बना था, 23 अप्रैल 1966 में। लगभग 2-3 महीने रह गए हरियाणा बनने में, बस जल्दी पहुंच गए। 3 सदस्य कौन कौन थे, पहले इसका अध्यक्ष खुद जस्टिस जेसी शाह, जस्टिस जेसी शाह। दूसरा आप करोगे श्री एस दत्त। और तीसरा श्री एम एम फिलिप।
श्री एम फिलिप। ये 3 सदस्य था भाई ये आयोग, और ये क्या था, ये सीमा आयोग था, और इसका सीमा की मतलब एक ब्यौरा देना था इसको कि भाई इस तरीके से डिवाइड करना है, बॉर्डर डिसाइड करना है। और ये जो आयोग है 31 मई, अब देखिए एक तो सही जो 10 तारीख को जो पेपर होता है मॉर्निंग शिफ्ट में हुक्म सिंह वाला आता है, और ये आयोग अपनी रिपोर्ट कब पेश करता है, 31 मई। देखिए 23 अप्रैल 1966 को बनता है और 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे देता है। ठीक है ना, किसको दे देता है, भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देता है। ये कौन है, ये आयोग, ये इसकी पूरी जांच पड़ताल करके जिस तरीके से सीमा का विभाजन किया गया है उसकी जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज देता है कि ओके है, अब आप विभाजन कर दो। तो इसके आधार पर 31 मई को ये रिपोर्ट कर देता है। इसके आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा के सामने लेके आ जाता है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में पास हो जाता है, लोकसभा में पास हो जाता है। और लोकसभा में पास हो जाने का मतलब क्या है कि अब हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, भारत का 17वां राज्य के रूप में 18वें संविधान संशोधन के तहत, और ये जो पास हो जाने के बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य के रूप में उभर कर आता है, 17वां राज्य के रूप में अपने अस्तित्व लेकर के आता है, 17वां राज्य। लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि 17वां राज्य जो हरियाणा बना है कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद जो 3 है उसमें 18वां संविधान संशोधन किया जाता है। कौन सा, 18वां संविधान संशोधन किया जाता है और हरियाणा जो बनता है वो 17वां राज्य बनता है। समझ पा रहे ना। और अगर हम आगे थोड़ी सी बात करें, बस हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा और 2-4 मिनट की वीडियो रहेगी, आप लोग देखिए, जुड़ के रहिए, बस 2-3 इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में रहेगी। देखिए देखोगे जो पूरा पंजाब जो था, जो पूर्वी पंजाब कह सकते हैं इंडिया का पंजाब है, उसमें से जब इनको हरियाणा और पंजाब को अलग किया गया 1 नवंबर 1966 को, तो पूरा क्षेत्र का 35% हरियाणा को मिलता है और 65% पंजाब को मिलता है। और ये 35% ही 44,212 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अगर हम हरियाणा की पॉपुलेशन की बात करें तो 2,53,51,462 है। और ये अगर पूरे भारत की, अगर हम जनसंख्या की बात करें, अगर पूरे भारत की जनसंख्या की बात करें तो उसका 2.09% है हरियाणा में निवास करता है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल, जो 44,212 है क्षेत्रफल, ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है, 1.34% है। 1.34% क्षेत्रफल पर भारत की 2.09% जो आबादी है वो निवास करती है। और इस तरीके से आपने देखा कि हरियाणा किस तरीके से अस्तित्व में आ जाता है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में अगर स्थान देखें पॉपुलेशन में, तो हरियाणा का स्थान जो है 18वां है। क्या है, 18वां स्थान है पॉपुलेशन के आधार पर। और 18वां संविधान संशोधन होता है, 17वां राज्य बनता है 1 नवंबर 1966 को। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने जो ये हरियाणा उदय या हरियाणा का उद्भव का जो टॉपिक आपको समझाया है, और ये आपको मजा आया होगा इस टॉपिक में। और अब आपके जो डाउट्स है इस टॉपिक को समझने में, जो पहले डाउट आते थे, अब वो आपके डाउट ना के बराबर रह जाएंगे। और सारे क्वेश्चन आप हरियाणा उदय के जो भी बनेंगे वो सारे बना पाओगे। आप क्वेश्चन आंसर लगा के देखिए, सारे बना पाओगे। और दोस्तों अगर आपको जो मैं ये हरियाणा जीके की सीरीज लेके आ रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इसके ऊपर अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे। और सबसे बड़ी बात, आपके जो है कमेंट का इंतजार रहेगा। अच्छे कमेंट करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आगे से शानदार कंटेंट और भी बढ़िया वे में आप लोगों के लिए लेके आ जाएगा। धन्यवाद साथियों।